हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ईवीएस आज हम ईवीएस का सचिन सर का नोट्स का ईवीएस का पार्ट 4 का वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है इसके बाद एक वीडियो और थ्योरी का आवे। उसके बाद आज आप लोगों का ईवीएस का पूरा जो सचिन सर के नोट्स में दिया गया है क्लास नोट्स में थ्योरी का पूरा कंप्लीट मास्टर वीडियो एक बना के अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। घंटा एक घंटा या 40 मिनट का, 1 घंटा 40 मिनट 20-29 मिनट इस टाइप का होगा दोस्तों। आप लोग उसको आराम से देखिए। उसके बाद जितना सचिन सर के नोट्स में दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर, उसका भी बहुत जल्द हम वीडियो बना के एग्जाम्पल 21 भी मेरा ही चैनल है दोस्तों, एग्जाम्पल 91 भी मेरा ही चैनल है। एग्जाम्पल 91 पर इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा दोस्तों। आप लोग आराम से देखिए दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन होगा। और उसके बाद आपके पीछे और बहुत जल्द वीडियो को पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको पूरा सर का पीडीएफ दे देंगे दोस्तों टेलीग्राम से। लिंक जुड़ जाइए दोस्तों एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम से दोस्तों, जिससे आपको पीडीएफ पाने में आसानी होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ध्रुवीय आवास। ध्रुवीय आवास यानी पोलर हैबिट्स। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है। अतः यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर पर फर होते हैं तथा चर्म के अंदर वसा की मोटी परत होती है, जो सर्दी से सुरक्षा करने के साथ साथ भोजन संरक्षित करने का कार्य भी करती है। यह ध्रुवीय भालू, रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील, स्नोगूज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, वर्ल्ड ईगल आदि जानवर मिलते हैं। जलीय आवास दोस्तों, एक्वेटिक हैबिट्स। ताज़ा जलीय आवास, फ्रेश वाटर हैबिट्स। नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने आदि। इसमें मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ, टेडपोल, मेढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन फ्लाई आदि जंतु पाए जाते हैं दोस्तों। समुद्री आवास, मैरीन हैबिट्स। समुद्री पानी में मछली, व्हेल, डॉग फिश, स्टारफिश, जेलीफिश, ऑक्टोपस, शार्क, मछली, व्हेल मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ, समुद्री सांप आदि जीव जंतु मिलते हैं दोस्तों। तटवर्ती आवास दोस्तों, मतलब कोस्टल हैबिट्स। इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताजा जल का मिश्रण मिलता है। अतः यहाँ मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति की बहुलता रहती है दोस्तों। बिल, कुछ जंतु धरती में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा, सांप, खरगोश, चींटी आदि दोस्तों। घोंसला, कुछ पक्षी पेड़ों पर या घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे बाया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर आदि दोस्तों। गिलहरी, पेड़ की कोटर में रहते हैं दोस्तों। मांद या गुफा, शेर, भेड़िया, लोमड़ी, बाघ, भालू आदि मांद या गुफा में रहते हैं दोस्तों। केनल, कुत्तों का आवास है दोस्तों। केनल, कुत्तों का आवास क्या है दोस्तों? केनल है। पेड़ की शाखाएं, बंदर, चील, कौवा, टिड्डा आदि पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं दोस्तों। छत्ता, मधुमक्खी, बर्रे, ततैया आदि छत्ते में रहते हैं दोस्तों। छप्पर या बाड़ा सीड, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू जानवरों के लिए बनाया जाता है दोस्तों। बिल, खरगोश का घर है दोस्तों। अस्तबल, घोड़ा का घर है दोस्तों। पेड़ की कोटर, कंगारू का आवास है दोस्तों। मुर्गी खाना या
तड़वा मुर्गी का घर है दोस्तों। कैटरी या कैग बिल्ली का घर है दोस्तों। क्लोथ्स के बारे में नहीं, वस्त्र के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों आज हम लोग। रेशम से तांगा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तांगा बन जाता है। तांगे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इसमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी इसके तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है दोस्तों। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तिन ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हम हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र समर क्लॉथ्स। गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा हीट को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगती है। गर्मी में सूती वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है। सूती वस्त्र पसीने के अधिकांश भाग को सोख लेते हैं, जिससे शरीर को ठंडक प्रदान होती है। ऊनी एवं सिंथेटिक कपड़ों में हवा रुक जाती है, जबकि सूती कपड़ों में बारीक छिद्र होते हैं और उसमें से हवा आती रहती है। गर्मी में सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहनना अच्छा रहता है क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देता है, जबकि गहरे रंग का काले रंग के कपड़े सूर्य के प्रकाश को अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए सफ़ेद रंग के कपड़े में गर्मी कम तथा काले रंग के कपड़े में गर्मी अधिक लगती है। सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र विंटर क्लॉथ्स। सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये भी ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ऊनी कपड़े, रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऊन ऊष्मा की कुचाल हीट कंडक्टर है तथा इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा फंसी होती है। ऊन के वस्त्र और शरीर के बीच में वायु की परत होने के कारण भी शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र रेन सेशन क्लॉथ्स। बारिश के मौसम में सिंथेटिक कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि वे जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक कपड़े में पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, रेयॉन, डेक्रोन आदि शामिल हैं। नायलॉन कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशों, परतों तथा अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए वर्षा के दिनों में इन वस्तुओं से बने वस्त्र पहने जाते हैं। राज्यों के आधार पर वस्त्र। जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर राज्यों के पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला ढीला ढाला चोंगा होता है। तिरंगा। यह जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। तिरंगा
बुरंगा यह जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं का वस्त्र होता है। पठानी सूट जम्मू कश्मीर राज्य के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला सूट को पठानी सूट कहते हैं दोस्तों। कसाबा कसाबा एक टोपी है जो जम्मू कश्मीर के पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा फिरन के साथ पहनी जाती है। लद्दाख गोचा एक वस्त्र है जो भेड़ की खाल से बना होता है जिसे लद्दाख के पुरुषों गले में पहनते हैं। कुंटोक कुंटोक दोस्तों लद्दाख के महिलाओं का वस्त्र है दोस्तों। लोनचारी यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। सुथान यह एक प्रकार का पुरुषों का पायजामा है जो सूती का बना होता है। कीरा हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। महिलाएं इसे कमर पर बेल्ट की तरह बांधी रहती है। रोगियों यहाँ हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र। रोगियों यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र। रोगियों एक लंबा उनका बना कोट होता है। रिगियों है दोस्तों। रिगियों यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। रिगियों एक लंबा उनका बना कोट होता है। राहिंदे यह भी हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का ही वस्त्र है। इसे सिर पर पहना जाता है दोस्तों। तेपांग यह हिमाचल प्रदेश के पुरुष का वस्त्र है। यह एक प्रकार का टोपी होता है। गदियांग यह पुरुषों का वस्त्र है जो कमर पर पहना जाता है। रिगियों यह हिमाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। रिगियों का लंबा उनका बना कोटा होता है। होजुक यह हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है दोस्तों। केरल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। केरल राज्य में ज्यादातर सफेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। मंडू चेरियाथू यह केरल राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। मंडूम चेरियाथुम यह केरल राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। मिजोरम पुआन यह मिजोरम राज्य के पुरुषों का वस्त्र होता है। पुआन चेई यह मिजोरम राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। पुआन चेई। जापी लखुम मिजोरम राज्य के लोग एक प्रकार के टोपी पहनते हैं जिसे जापी लखुम कहते हैं। नागालैंड के लोगों के द्वारा काले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे किल्ड कहते हैं। लिंगपेशु नागालैंड के लोगों के द्वारा गहरे नीले रंग का वस्त्र पहना जाता है जिसे लिंगपेशु कहते हैं। असम मीतू यह पुरुषों का वस्त्र है। मुंडा यह महिलाओं का वस्त्र है। रिन सासो असम राज्य में पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाले सकार को रिन रासो कहते हैं। झारखंड भगवान यह झारखंड राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। पांची परहान यह झारखंड राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। अरुणाचल प्रदेश मुकान यह अरुणाचल प्रदेश के पुरुषों का वस्त्र है। मुकाइस यह अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है। त्रिपुरा रिकटक गमछा इसे त्रिपुरा राज्य के पुरुष पहनते हैं। रिगनाई यह त्रिपुरा राज्य के महिला का वस्त्र है। पंजाब फुलकारी यह एक शॉल होता है। सरारा लांचा यह पंजाबी महिलाओं का वस्त्र है। तांबा तहमद यह पंजाब के पुरुषों की धोती होती है। लक्षद्वीप कांची यह लक्षद्वीप राज्यों की महिलाओं का वस्त्र है। थाटम यह महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला स्कार्फ होता है। मणिपुर चामेन चामटा यह मणिपुर राज्य के पुरुषों की धोती होती है। फेनेक यह महिलाओं का वस्त्र होता है। सिक्किम थोकरों डूम यह सिक्किम राज्य के पुरुषों का वस्त्र है। डूम यह सिक्किम राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। गुजरात कफानी फरहान यह गुजरात के पुरुषों का वस्त्र है। कांजरी आवा यह गुजरात की महिलाओं का वस्त्र है।
मेघालय डकमांडा, यह मेघालय राज्य की महिलाओं के द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला एक लुंगी की तरह इस्तेमाल करती है। जेनसेन, यह मेघालय राज्य की महिलाओं का वस्त्र है। जेनसेन जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जनजातियां ट्राइब्स मतलब समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रहते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। पश्चिम हिमालय में गडरियों को जनजाति रहती थी। भारत के जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य भी इसमें शामिल है। उपमहाद्वीपीय के सुदूर और उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति का पूरी तरह प्रभुत्व था। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और नागालैंड और सिक्किम राज्य शामिल है। बिहार और झारखंड के कई इलाके में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। ये जनजाति उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेरा तथा कई दूसरी जनजाति के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाके में भी रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। वेलक्रो 1948 की एक घटना है जब एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल ने बीजों को अपने कपड़े पर चिपका देखा तो वे हैरान रह गए। इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज अब कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। रेल टिकट में लिखी जानकारी, श्रेणी, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, सफर शुरू होने की तारीख तथा समय, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख तथा समय, टिकट प्रारंभ होने का समय, टिकट समाप्त होने का स्थान, बर्थ का नंबर, किराया, कुल दूरी, PNR संख्या। पानी के बिल में दी गई जानकारी, उसका विभाग कई जैसे जल विभाग, राज्य सरकार का नाम, बिल किसके नाम से है, कितने महीने का बिल है, बिल किस तारीख का हुआ है, बिल कितने पैसे भरने पड़ेंगे। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन का एक प्रकार होता है जिसमें आयरन और लोह का एक अणु मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन फेफड़ों, लंग्स से शरीर के ऊतकों, टिश्यूज तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा को रक्त के 100 मिलीलीटर के आधार पर मापा जाता है। इसे डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है और एक का मतलब 100 मिलीलीटर होता है। आयु और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा, आयु और समान स्तर। नवजात शिशु 17 से 22 डेसीलीटर, एक सप्ताह का शिशु 15 से 20 डेसीलीटर, एक महीने का शिशु 11 से 15 डेसीलीटर, बच्चे 11 से 13 डेसीलीटर, वयस्क पुरुष में 18 वर्ष से अधिक में 14 से 18 डेसीलीटर
होता है हीमोग्लोबिन दोस्तों। वयस्क महिलाएं 18 वर्ष से अधिक में 12-16 डेसीलीटर होता है। मध्यम आयु के पुरुष में 12.4 से 14.9 डेसीलीटर होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। अब मध्यम आयु की महिला में 11.7 से 13.8 डेसीलीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ एसिड भूमि पर आ जाते हैं, जिससे आंखों एवं त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं, वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं तथा संगमरमर की इमारतें भी पीली पड़ जाती हैं, जिसे स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वे एसिड रेन में से सर्वाधिक प्रभावित देश है। थ्रेसिंग या गहाई करना और निष्पादन विधि, वीविंग विधि। थ्रेसिंग या गहाई करना काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना या गहराई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज के बीज निकाले जाते हैं और डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा किया जाता है। निष्पादन विधि, इस विधि के उपयोग से हल्के भूसी के कणों को अनाज के बीजों जैसे गेहूं, दाल आदि से अलग किया जाता है। इस विधि में भूसी के कण हवा के द्वारा उड़ाकर दूर कर दिए जाते हैं। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज्यादा जोहर तालाब बनवाए। तड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहते हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों को देखभाल में चला जाता है। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में तड़की भाई की भी मदद करती है। चोंगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यह चंगपा नाम की प्रजाति है, जिसकी आबादी कुल 5,000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चंगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर घंटे की हवा चलती है स्पीड से। चंगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहां कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। यहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारों पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरत और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती है और फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती है। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल चंगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलता है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5,000 मीटर पर ऊपर रहती है। ठंडे में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है, इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती है, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं।
यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। ब्रेल लिपि। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट्स के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है और फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे नई स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। स्क्रिप्ट्स। यह स्क्रिप्ट्स 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। जिन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मेंडल ने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना या पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले पौधे होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नई रंग का बीज नहीं बनाते। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले होते हैं। मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्तों में कुछ नर मधुमक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती है। यहाँ यह दिन भर काम करती है और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है और छत्त बनाने का काम करती है। काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी की डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चों ठीक से पढ़ते नहीं हैं। उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। मलेरिया रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अलबरूनी। 1000 से ज़्यादा साल पहले एक यात्रा भारत आए थे। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है उज्बेकिस्तान।
अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाबों के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोग को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अलबरूनी की किताब का नाम किताबुल हिंद है। बिछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बिछेंद्री पाल का बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। ये कुल 12 वर्ष की उम्र की थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। कहाँ बड़ी हुई दोस्तों? उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव इनका क्या नाम है? बिछेंद्री पाल का नाकुरी गांव में। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे दोस्तों। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 68,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां जगह नहीं थी, तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा। उसके बाद अपना सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीर ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं दोस्तों। पर्वतरोहण माउंटेनियरिंग पर्वतरोहण एक खेल है। खेल शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा, चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है। पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयाँ: गिरते चट्टान, गिरते बर्फ, पहाड़ों से गिरना, हिमस्खलन, बर्फ की ढलानें, मौसम, ऊंचाई, सौर विकिरण, ज्वालामुखी गतिविधियाँ। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार: ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, नायलॉन की मजबूत रस्सी, पोर्टेबल कैंपिंग तंबू, आइस ग्लासेस और हेलमेट, मजबूत नायलॉन बेल्ट, बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा आइस एक्स। पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल नहीं पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। संतोष यादव 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला बनी। सुनीता विलियम्स दोस्तों, ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ। 2008 में उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर
ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। सुनीता विलियम्स और अनुभव स्पेसशिप में वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते, एक जगह से दूसरी जगह तैरते फ्लोट रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं रह सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नीलम आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। राकेश शर्मा भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे और 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सोल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गॉगरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कल्पना चावला ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल यानी हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताया। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती ही जलकर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थन्ना मंडी है जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। कर्नम मल्लेश्वरी ये एक वेट लिफ्टर हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते। चमकता सितारा सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाए, उन्हें भूले ना और अपने पहनावों को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ों बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुरुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुरुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास
किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उरांव भाषा भी कहते हैं। दांडी यात्रा। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनने की वजह भारी बारिश होती है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटने तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। बिहू, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं दोस्तों? उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड यानी छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा यानी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्योहार चावल की नई फसल काटने पर असम में बनाए जाते हैं। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताओ यानी कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा और औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। भात सुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं। चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं भात सुक्तो। केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टेपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। वलम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, वलम, जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बल्लियम और नानी को अम्मुमा कहते हैं। चाचा को चिटपन और चाची को कुजुम्मा कहते हैं। पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह में दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं, जहां तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि को उगाया जाता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड कहाँ है दोस्तों? केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है।
गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग, 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। अबू धाबी यह देश रेगिस्तान इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झीलें तथा तालाब हैं। यहाँ रेतीले जमीन के नीचे तेल होते हैं और जहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। अबू धाबी का टाइम जोन GMT ग्रीनविच मेन टाइम जोन से 4 घंटे आगे है और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए अबू धाबी से भारतीय समय 1 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर अबू धाबी में रात के 9 बजे होंगे तो भारत में रात के 10:30 बजे होंगे। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, जहां 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होता है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रखने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होता है। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। दोस्तों, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ सकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जुलजुले का मतलब वेलकम होता है। लद्दाख में जुले का मतलब वेलकम होता है। दोस्तों, ट्रॉली लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्कीट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में और कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट या 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाई जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाले छतें होती है। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो दीवारों पर निकली होती है। इन्हें डेब कहा जाता है। इसमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब हैं। शिकारी नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिकारा जो है नाव पर्यटकों को
आकर्षित करता है। शिकारा नाव। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में अक्कावा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोगरी कश्मीर की भाषा है। मनाली। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। देख लीजिए दोस्तों मनाली का फिगर। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है। आंध्र प्रदेश। नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का सबसे प्रिय भोजन ठंडली, इडली, डोसा, बाड़ा, सांभर, नारियल की चटनी है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप में लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश को कच्छ नार की फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घाट के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नागपाड़ा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्तफा खान कोच के नाम पर पड़ा। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसकी प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिजोरम में बहु होती है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। वेलविनिका गांव कर्नाटक में है।
बेलबिनिका गांव कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। होलगुड़ी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुड़ी गांव में है। राजस्थान, राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारों बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कंटीली झाड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान में टंक को टांका भी कहते हैं। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छान कर उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। टेकला गांव 16,000 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालर पतन या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील है और इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को भी कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इस रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवारों का भाग एक गोलाकार शेप में है, जिसे वेसंस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवार दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांस्य ब्रॉन्ज की बंदूकें बनती थी। हजारों सालों में घुमंत वर्ग कांस्य ब्रॉन्ज से चीजें बनाते आ रहे थे। कांस्य, तांबे और टीन की मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन रेन्यूएबल नेचर रिसोर्स है और भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है और लवण जल फ्रेश वाटर केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ के चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती है।
पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त और या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। जल का सर्वाधिक घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का सार्वभौमिक विलायक है। पदार्थ के 3 अवस्था लिक्विड, सॉलिड, गैस में जल विद्यमान होते हैं। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक अंत करते हैं। एग्जाम्पल 91 पे इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा दोस्तों। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और टेलीग्राम से जुटिए। आप सबको PDF वहाँ सेंड किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो यहीं अंत किया जाता है दोस्तों। एक पार्ट और आएगा दोस्तों, इसके आगे वीडियो एक पार्ट और आएगा थ्योरी का, बस मात्र दोस्तों देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग। उसके बाद सबको मिला के एक मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।